अगर आप इस कहानी को पूरा समझना चाहते हैं तो कहानी का पहला सीज़न और इसके पहले सभी भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तकरीबन 1 महीने बाद प्रांस अपने बेड की तरफ देख रहा था, जहाँ पर पंखुड़ी आराम से सोई हुई थी। लगभग से 8 बज गए थे, लेकिन अभी तक वो उठी नहीं थी, जबकि प्रांस 6:30 बजे उठ गया था और जाकर वर्कआउट भी कर आया था और अब उसे पंखुड़ी को एक्सरसाइज करवानी थी, इसलिए वो उसे उठा रहा था, लेकिन वो कुंभकर्ण की तरह सोई हुई थी, उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम उठ रही हो हॉस्पिटल या नहीं? उसकी बात पर पंखुड़ी बड़बड़ाते हुए बोली, नहीं उठना मुझे, आपको जो करना है कर लीजिए। प्रांस की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो गुस्से से बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो, मुझे चैलेंज कर रही हो? पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं बाबा, ये बोल रही हूँ कि आपको जो करना है आप जाकर आराम से कर लीजिए और मुझे सोने दीजिए। ये बोलकर उसने खुद पर तकिया रखा और वापस गहरी नींद में चली गई। प्रांस मुंह बनाते हुए बोला, ऐसे कैसे नहीं उठोगी तुम? तुम्हें पता है ना तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। चलो जल्दी से अपनी आंखें खोलो। सबसे पहले अपना ये दूध फिनिश करो, उसके बाद मेरे साथ नीचे गार्डन में चलो। पंखुड़ी ने बेशक से अपने ऊपर तकिया रखा हुआ था, लेकिन उसे प्रांस का बोलना साफ सुनाई दे रहा था। उसने गुस्से से मुंह बनाया और तुरंत बिस्तर से उठी। प्रांस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, ये सोचकर कि पंखुड़ी फाइनली उठ गई है और अब वो उसे लेकर नीचे जाएगा, उसे एक्सरसाइज करवाएगा। लेकिन अगले ही पल पंखुड़ी उबासी लेते हुए सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। प्रांस तुरंत बोला, अरे कम से कम पहले दूध तो पियो और अपना फेस वॉश तो करो। बेशक से ब्रश मत करना, मैं जानता हूँ तुम्हें सुबह उठते ही ब्रश करना पसंद नहीं। वो बोलता ही रह गया और पंखुड़ी रूम से बाहर निकल गई। फिलहाल उसने मैक्सी ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके पैरों तक आती थी। अब वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई और सीधा प्रलय के रूम की तरफ बढ़ गई। प्रलय इस वक्त वॉशरूम में था और इधर से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और उधर से रूम का। पंखुड़ी उबासी लेते हुए अंदर आई और आकर सीधा बेड पर पसर कर सो गई। दूसरे ही पल उसने ब्लैंकेट भी अपने ऊपर डाल लिया था। प्रलय ने जैसे ही ये सब कुछ देखा, वो तुरंत अंदर की तरफ वापस हो गया। सृष्टि जो आईने के सामने खड़ी थी, वो भी एकदम हैरान रह गई थी। उसे तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसके रूम में कोई तूफान आ गया हो। प्रलय ने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर वापस बाहर की तरफ देखा। अब उसकी नज़रें सृष्टि पर थी। सृष्टि ने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई और उधर से प्रलय ने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई और फिर दोनों ने अपना चेहरा नामे हिलाया। प्रलय ने सामने की तरफ देखा जहां टेबल पर उसके कपड़े पड़े थे। सृष्टि ने हल्का सा अपने सीने पर अपना हाथ रखा, जैसे कह रही हूँ कि हाँ हाँ देती हूँ। ये कहते हुए अब वो टेबल की तरफ आई और अगले ही पल उसने वो कपड़े प्रलय की तरफ बढ़ा दिए। वहीं दरवाज़ा एक बार फिर से खुला और इस बार प्रांस अंदर आया। उसकी नज़रें सीधा बेड पर थी, क्योंकि अब तक तो वो अपनी हॉस्पिटल को इतना तो जान गया था कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। उसने गुस्से से मुंह बनाया हुआ था। अब तक प्रलय भी अपनी पैंट पहनकर बाहर आ गया और प्रांस की तरफ देखते हुए बोला, अपनी प्रेगनेंसी तुम अच्छे से एंजॉय तो कर रहे हो ना? उसकी बात सुनकर प्रांस ने उसे घूर कर देखा। अब वो आगे की तरफ आया और पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ से उठ रही हो या नहीं? ये क्या बात होती है? तुम अपने रूम से यहाँ पर आकर सो गई। मैं तुम्हें बाहर एक्सरसाइज करने के लिए लेकर जाना चाहता हूँ और तुम यहाँ मॉम डैड के रूप में आकर आराम से सो गई हो। चलो उठो यहाँ से। पंखुड़ी ने अब फाइनली अपनी आंखों को पूरी तरह से खोला और गुस्से से प्रांस की तरफ देखा। प्रांस भी तुरंत बोला, मुझे ऐसे घूर कर मत देखो। पंखुड़ी ने अब वापस अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और अगले ही पल वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, ससुर जी ये मुझे सोने नहीं दे रहे हैं, प्लीज़ इनसे कहिए ना मुझे सोने दें। मुझे सच में बहुत ज़्यादा नींद आई है, मुझे सुबह सुबह उठा नहीं जाता, लेकिन फिर भी ये किसी जालिम पति की तरह मुझ पर जुल्म करने में लगे हुए हैं। आपको पता है मेरा सच में बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है, लेकिन इनको तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं है। प्लीज़ ना, मुझे सोना है, मुझे सोने दीजिए ना। प्रलय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। एक तरफ उसे पंखुड़ी के लिए बुरा भी लग रहा था,
लेकिन दूसरी तरफ उसे प्रांस की बात भी सही लग रही थी। प्रांस तुरंत बोला, प्लीज डैड, आप हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं बोलेंगे। जब देखो पंखुड़ी बीच में आपको लेकर आ जाती है, जैसे आप इसके कोई हथियार हो जो ये मेरे सीने पर चलाएगी। लेकिन अब ये सब बिल्कुल नहीं होने वाला। तुम उठो यहाँ से और पहले तो हमारे रूम में चलो। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। मुझे आपके साथ हमारे रूम में तो बिल्कुल भी नहीं रहना। वहाँ पर आप मुझे बहुत टॉर्चर करते हो। मैं यहाँ सासू माँ और ससुर जी के साथ ही रहूँगी, है ना ससुर जी? मैं यहाँ पर रह सकती हूँ ना? उसकी बात सुनकर प्रलय के चेहरे का रंग उड़ गया था। प्रांस के चेहरे पर अब तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताइए ना डैड, पंखुड़ी यहाँ पर शिफ्ट हो सकती है ना? आप एक काम कीजिए, आप दोनों फिलहाल पंखुड़ी के साथ बातें कीजिए। तब तक मैं पंखुड़ी का सारा सामान पैक करके यहाँ पर ले आता हूँ। आप अपनी बहू रानी को अपने पास ही रखिए ताकि आपको भी पता चले कि आपकी बहू रानी की हरकतें कैसी है। पंखुड़ी ने अब उसे घूर कर देखा और बोली, अच्छा, ऐसा भी क्या किया है मैंने? हाँ, सृष्टि पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, तुमने कुछ नहीं किया है, यही है जो सारा दिन तुम्हें परेशान करता रहता है। लेकिन पंखु बेटा, तुम्हें अपने रूम में तो जाना होगा ना, यहाँ पर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं होगा। पंखुड़ी झट से बोली, नहीं नहीं सासू माँ, मुझे यहाँ पर अच्छे से कंफर्टेबल होगा। प्रांस हंसा और बोला, और नहीं तो क्या मॉम, यहाँ से ज़्यादा कंफर्टेबल तो पंखुड़ी को और कहीं हो ही नहीं सकता, अपने सासू माँ और ससुर जी के पास। तो एक काम कीजिए, आप इसे यहीं पर रखिए ताकि मैं रात को आराम से सो भी पाऊँ और सुबह सुबह मेरा किसी पर 1 घंटा बर्बाद भी ना हो। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। पंखुड़ी ने मुंह बनाया और अगले ही पल प्रांस वहां से चला गया। पंखुड़ी अब सृष्टि और प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, कोई बात नहीं सासू माँ, आप लोग मेरे बारे में मत सोचिए, मैं यहाँ पर आराम से हूँ। आप लोगों की वजह से मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। अब मैं थोड़ी देर सो जाऊँ क्योंकि अभी मुझे नींद आई है। ये बोलकर वो आराम से बिस्तर पर सो गई और प्रलय और सृष्टि एक बार फिर से दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि हमारी वजह से तुम्हें तो डिस्टरबेंस नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें बहुत डिस्टरबेंस होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ प्रांस अपने रूम में वापस आया और आकर सीधा अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, मैं ही पागल था जो उसे बार बार अपने रूम में वापस लेकर आता था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि वो दोनों उसे अपने पास रखते कैसे हैं। अगर आज रात तक ही उन दोनों ने उसे इस रूम में वापस नहीं छोड़ कर गए तो मेरा नाम भी प्रांस राणा नहीं। ये बोलते हुए अब वो सावर के नीचे खड़ा हो गया था, लेकिन फिर अगले ही पल उसने खुद से सवाल किया, पर अगर वो रात को वापस नहीं आई तो? ये बोलते हुए अब उसकी खुद की धड़कनें रुकने की कगार पर आ गई थी। जैसे जैसे उसने सावर लिया और तैयार होकर नीचे आया, लगभग से 9:30 बज गए थे। उसकी नज़रें अब पंखुड़ी को ढूंढ रही थी, लेकिन पंखुड़ी ना तो डाइनिंग टेबल पर थी और ना ही हाल में सोफे पर बैठी थी। तभी पंक्ति जो वहां से गुजर रही थी वो उसके सामने आकर रुक गई और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, भाभी अभी सो रही हैं, शायद थोड़ी देर में उठ जाएंगी। प्रांस चौंक गया। अब तक तो पंखुड़ी को उठ जाना चाहिए था, लेकिन उसकी नींद पूरी होने को ही नहीं थी। और ऐसा ही नहीं था कि प्रांस ने उसे पूरी रात जगाया था। कल रात तो पंखुड़ी रूम में जाते ही सो गई थी। उसके चेहरे पर अब मायूसी झलक रही थी। वो बेशक से जितना मर्जी नाराज होने की बात कर ले, लेकिन फिलहाल तो उसका अब पंखुड़ी को देखे बिना गुजारा नहीं हो रहा था। पंक्ति हल्का सा मुस्कुराकर बोली, डाइनिंग टेबल पर आ जाइए जेठ जी, मैं तब तक ब्रेकफास्ट लगवाती हूँ। उसकी बात पर प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और पंक्ति अब आगे की तरफ बढ़ गई, लेकिन अचानक ही उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और उसे चक्कर आने लगे। वो सीधा नीचे गिरने को हुई, लेकिन प्रांस ने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे बचा लिया। वहीं दूसरी तरफ से आश्रय आ रहा था। उसने जैसे ही पंक्ति को नीचे गिरते हुए देखा, उसका भी दिल सीने से बाहर आने को हो गया था। पर जैसे ही उसे प्रांस ने संभाला, उसने राहत की एक सांस ली। अब वो जल्दी से प्रांस और पंक्ति के पास आया। वहीं प्रांस पंक्ति की तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना पंक्ति? लेकिन पंक्ति कुछ बोल ही नहीं पाई। उसका सर एक तरफ लुढ़क गया था। आश्रय और प्रांस दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। इस वक्त रागिनी किचन से बाहर निकली और वहीं प्रलय और सृष्टि भी अब डाइनिंग टेबल की तरफ आ गए थे।
सृष्टि ने भी पंखुड़ी को उठाने की कोशिश की, लेकिन पंखुड़ी अभी भी सोई हुई थी। पंक्ति को यूं देखकर सबका दिल धक सा रह गया था। प्रांस ने अब तुरंत पंक्ति को गोद में उठाया और सीधा सोफे की तरफ लेकर बढ़ गया। आश्रय भी तुरंत उसके पास आया। उसने पंक्ति का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, ये क्या हुआ पंक्ति को? वो ऐसे बेहोश कैसे हो गई? प्रांस ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा उसे, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ये बोलकर उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालकर डॉक्टर को कॉल लगा दिया था। वहीं रागिनी और सृष्टि दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पिछले कुछ दिनों से ही वो पंक्ति को नोटिस कर रहे थे, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 3-4 दिनों से पंक्ति बहुत जल्दी थक जाती थी और उसका जी घबराता रहता था, कच्चा कच्चा सा फील होता रहता था। लेकिन उन्होंने पंक्ति से ज़्यादा कुछ कहा नहीं, क्योंकि अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं थी, तो वो कैसे ही कुछ कह सकती थी। बाद में उसका दिल दुखता तो सबको बुरा लगता, पर अब उनके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। वहीं आश्रय बार बार पंक्ति का हाथ सहला रहा था, उसकी तो जैसे जान निकलने को हो रही थी। तभी पंखुड़ी वहां पीछे आकर खड़ी हुई और उबासी लेते हुए बोली, मुझे लगता है कि पंक्ति भी मेरी तरह प्रेग्नेंट हो गई है। जब डॉक्टर आकर उसका चेकअप करें और बताएं कि वो प्रेग्नेंट है, तो आप लोग मुझे उठा देना। ये बोलकर अब वो वहीं सामने रखे दूसरे सोफे पर सो गई। जितना टाइम पंक्ति को बेहोश होने में लगा था, उससे भी कम टाइम पंखुड़ी को गहरी नींद में जाने में लगा। और अब सबको समझ में नहीं आ रहा था कि वो पंक्ति के लिए फिक्र जताएं या फिर पंखुड़ी की हरकतों पर हंसे। रागिनी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, अगर पंक्ति भी प्रेग्नेंट हुई फिर तो हम दोनों की वाट लग गए। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। राणा मेंशन डॉक्टर पंक्ति का चेकअप कर रहे थे और सबके चेहरे पर इस वक्त परेशानी और एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा नर्वसनेस इस वक्त आश्रय के चेहरे पर थी। वो एक पल के लिए भी पंक्ति से दूर नहीं हुआ था। डॉक्टर ने अब सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस, पंक्ति प्रेग्नेंट है। अभी के चेकअप में तो यही लग रहा है। पूरी तरह से कंफर्म होने के लिए हमें इनके ब्लड सैंपल्स वगैरह लेने होंगे, पर उनकी रिपोर्ट्स भी जल्दी आ जाएगी, सो डोंट वरी। डॉक्टर की बात सुनकर सबके चेहरे पर जो परेशानी झलक रही थी, अब वो खुशी में बदल चुकी थी। सबके होठों पर मुस्कुराहट थी। आश्रय तुरंत बोला, लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं होती तब तक हम लोगों में से कोई भी पंक्ति को इस बारे में नहीं बताएगा। मैं नहीं चाहता उसे हर्ट हो। सृष्टि कुछ कहने को हुई, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर बोली, डोंट वरी आश्रय जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि ब्लड सैंपल्स तो मैंने ले ही लिए हैं। मैं बस आधे घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट्स भिजवा दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। सृष्टि अब आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, हम में से कोई भी तब तक पंक्ति से इस बारे में कुछ नहीं कहेगा जब तक डॉक्टर की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट्स आए तुम प्लीज़ हमें बता देना। मुझसे तो अब और इंतज़ार नहीं हो रहा। मेरी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हैं और जल्दी ही अब इस घर में खुशियां गूंजेंगी। छोटो बच्चों का रोना, उनका हंसना, उनके खिलौने की आवाज़ें, ओ गॉड, मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। डिस्ट्रॉयर, आपने बिल्कुल सही कहा था। अगर हमारी किस्मत में कुछ हो तो वो हमें ज़रूर मिलता है, देर सवेर ही सही, थोड़ा तड़प कर ही सही, लेकिन वो चीज़ हमारे पास कैसे ना कैसे आ ही जाती है। बेशक भगवान ने थोड़े इम्तिहान लिए, लेकिन फाइनली अब इस घर में खुशियाँ आने वाली हैं। बस अब इन खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। प्रांस तुरंत बोला, नहीं लगेगी, इस बार इस घर की खुशियों को किसी की नज़र नहीं लगेगी मॉम। उसकी बात पर आश्चर्य और प्रलय दोनों ने सिर हिलाया। तभी पंखुड़ी सोफे पर उठकर बैठी और अंगड़ाई लेते हुए बोली, सुबह हो गई क्या सासू माँ? सृष्टि हंसी और बोली, सुबह तो कब की हो गई मेरी प्यारी बहू रानी, बस तुम्हारी आंख नहीं खुल रही। और अभी भी देख लो, अगर तुम्हें सोना है तो। सोते सोते भी तुम पूरा घर घूम चुकी हो, पर शायद अभी 2-3 जगह बाकी है, तो तुम्हें और घूमना है तो घूम सकती हो। पंखुड़ी अब सोफे से उठी और प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, आप ऑफिस के लिए रेडी हो गए? क्या बात, आप जल्दी ऑफिस जा रहे हैं क्या जान? प्रांस मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं ही जल्दी जा रहा हूँ, तुम्हें उठने में कोई देरी नहीं हुई है। और अब तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो? तुम तो मुझे छोड़कर अपने सास ससुर के रूम में शिफ्ट हो गई थी ना, तो जाओ वहीं पर रहो, उनसे ही बात करो। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली,
सुबह सुबह उठते ही लड़ाई कौन करता है? आप ना जान इतने बड़े हो गए लेकिन फिर भी आप ना बिल्कुल बच्चों की तरह करते हो। मेरी तरह मैच्योर पता नहीं आप कब होंगे? कब ये लड़ाइयाँ और रूठना मनाना छोड़ेंगे? खैर मुझे भूख लगी है, प्लीज़ कोई मुझे कुछ खाने को दे दो। रागिनी तुरंत बोली, जाओ पहले जाकर अच्छे से मुंह धोकर आओ, ब्रश करके आओ। नहाने को बोल नहीं रही हूँ क्योंकि पता है तुम खाने से पहले नहाने तो बिल्कुल नहीं जाओगी। लेकिन जाओ, जाकर जल्दी से मुंह धोकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए दूध और फ्रूट्स दोबारा कटवाती हूँ। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, कभी कभी मुझे लगता है कि आप में इनकी आत्मा आ जाती है, बहुत खड़ूस बन जाती हो आप। लेकिन इट्स ओके, मैं जाती हूँ ऊपर, पर तब तक आप मेरे लिए छोले भटूरे भी बना दीजिएगा, मैंने पिछले 3 दिनों से नहीं खाए हैं। उसकी बात पर फ्रांस हैरानी से उसे देख रहा था। 3 दिन ऐसे बोल रही थी जैसे 3 महीने हों। वो तुरंत रागिनी की तरफ देखते हुए बोला, नहीं चाची, आप इसके लिए छोले भटूरे बिल्कुल नहीं बनाएंगी। आज पंखुड़ी ब्रेकफास्ट में पोहा और ब्रेड टोस्ट खाएगी। खबरदार अगर किसी ने इसे इसके अलावा कुछ और खाने को दिया। और हाँ, दोपहर में इसको स्प्राउट दे दीजिएगा और साथ में दही, चावल, दाल और सब्जी। उस वक्त भी अगर आपने इसके लिए छोले भटूरे जैसा कोई ऑप्शन रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पंखुड़ी गुस्से से उसे घूर रही थी। प्रलय अब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा और बोला, कोई मुझे भी ब्रेकफास्ट देगा या फिर खाना खाने के लिए मुझे भी प्रेग्नेंट होना पड़ेगा? फ्रांस भी उसके सामने बैठते हुए बोला, लगता तो मुझे भी यही है। आश्रय उन दोनों को देख रहा था। भूख तो उसे भी लगी थी लेकिन फिलहाल वो पंक्ति के लिए परेशान था। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उसके गले से पानी का घूंट भी नहीं उतरने वाला था। रागिनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आओ तुम ब्रेकफास्ट कर लो, जब पंक्ति को होश आएगा तब मैं उसे खिला दूंगी और तब तक तो शायद रिपोर्ट भी आ जाएगी। आश्रय तुरंत चेहरा नामे हिलाकर बोला, नहीं चाची, मुझसे अभी कुछ नहीं खाया जाएगा, आप लोग ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं यहीं हूँ। ये बोलकर उसने पंक्ति के बालों को सहलाना शुरू कर दिया। रागिनी समझ गई थी इसलिए कुछ नहीं बोली और किचन में चली गई। पंखुड़ी भी उबासी लेते हुए ऊपर अपने रूम में चली गई। पंक्ति को देखकर वो सब समझ गई थी और मन ही मन सोच रही थी कि बस किसी तरह पंक्ति भी प्रेग्नेंट हो जाए, फिर तो सच में मज़ा आएगा। पर फिलहाल वो वॉशरूम में ब्रश को घूर रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसका ब्रश करने का मन ही नहीं करता था। वो ब्रश को घूर कर बोली, तुम बहुत बेकार हो, तुम्हारा टेस्ट बिल्कुल गंदा है। काश कोई ऐसा टूथपेस्ट आता जिससे ऐसा लगता जैसे मैं अपनी जान को किस कर रही हूँ, पर ऐसा तो शायद ही कुछ आता होगा। ये बोलकर उसने ब्रश साइड में रख दिया। लगभग 5 मिनट बाद वो नीचे आई। ब्रेकफास्ट चल रहा था और उसे देखते ही अचानक उसकी हंसी छूट गई। सब हैरानी से उसे देखने लगे। प्रांस बोला, अब तुम्हें क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? पंखुड़ी हंसते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं ससुर जी की बात याद कर रही थी। अभी उन्होंने बोला कि क्या खाना खाने के लिए उन्हें भी प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि अगर ससुर जी प्रेग्नेंट होते तो कैसे लगते। उनका पेट आगे की तरफ होता, मैं उसे बार बार टच करके देखती। प्रलय जो जूस पी रहा था लगभग उगलने ही वाला था। वो तुरंत बोला, मैंने तो यूं ही बोला था, पर अब ये समझ गया, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी यूं ही नहीं बोलूँगा। पंखुड़ी मुस्कुरा कर बोली, आप भी ना नाराज हो जाते हो ससुर जी, नाराज तो सासू माँ को होना चाहिए, ससुर जी नहीं होते, इसलिए गंदी बात। सृष्टि की हंसी गायब हो गई। व्हाट डू यू मीन, सास नाराज होती हैं? मैं कब? पंखुड़ी बोली, प्यार तो करती हो सासू माँ, लेकिन कभी कभी गुब्बारे की तरह मुंह फुला लेती हो। तब मैं सोचती थी काश मेरी कोई और सासू माँ होती, और फिर ससुर जी की दूसरी दादी तक सोच लेती थी। सृष्टि हैरान। प्रलय बोला, वैसे सोच तो तुम अच्छा लेती हो, कभी कभी सोचता हूँ दूसरी शादी कर ही लूँ। बताओ करूँ क्या? सृष्टि ने उसे घूर दिया। प्रांस मजे ले रहा था। पंखुड़ी बोली, नहीं ससुर जी, ऐसी गलती मत करना वरना सासू माँ को बुरा लगेगा। और वैसे भी जब मैं नहीं आई थी तो इन्होंने मुझे दूसरी शादी की बात से परेशान किया था। तब तो मैं बहुत रोई थी। उसकी बात सुनकर प्रांस को वो पुराना पल याद आ गया। पंखुड़ी ने अब सबकी तरफ देखते हुए कहा, और ये बात यहाँ बैठे सभी पर लागू होती है, कोई भी किसी से दूसरी शादी नहीं करेगा। पहले जो मिल गया उसी के साथ रहो। फ्रांस ब्रेकफास्ट करके बोला, ये बात मुझ पर लागू नहीं होती, अगर मेरा मन हुआ तो मैं दूसरी शादी जरूर करूँगा। ये बोलकर वो उठ गया। पंखुड़ी हैरानी से उसे देखती रह गई। प्रलय बोला, हाँ हाँ, अगर मन हो तो मुझे बताना, मैं लड़की ढूंढ दूंगा।
सृष्टि भी बोली, और नहीं तो क्या, 2 बहुएं कम हैं यहाँ, एक आध और आ जाए तो अच्छा होगा। पंखुड़ी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोली, क्या आप लोग सच में इनकी दूसरी शादी की बात कर रहे हैं? प्रांस फोन उठाते हुए बोला, हाँ, अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की हो तो बताना, मैं तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी कर लूँगा। और वो ऑफिस चला गया। पंखुड़ी वहीं बैठी रह गई। उसके कानों में बस उसी की कही हुई बातें गूंजती रह गई। अब पंखुड़ी ने पूरा घर सर पर उठा लिया था और बोली, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, और ससुर जी आप तो मुझ पर अत्याचार करते हो। प्रलय भी मुंह बनाते हुए बोला, और मैं तो सबसे ज़्यादा प्यार तुम्हें ही करता हूँ। इतना तो मैं अपने इस बेटे की परवाह नहीं करता जितना तुम्हारी करता हूँ। फिर भी तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया पंखू। अब तो मैं तुम्हें कभी मोमोज बनाकर नहीं खिलाने वाला। अब अगर मैं किसी के लिए कुकिंग करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ पंक्ति के लिए। पंखुड़ी झट से बोली, अगर आपको मुझे तलाक देना है ससुर जी तो बेशक से दे दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस पंक्ति को अपने सिर पर बिठाएंगे। मुझे कुछ नहीं बनाकर खिलाना तो मत खिलाइए, लेकिन खबरदार अगर आपने इसे कुछ बनाकर खिलाया तो। ये तो पहले ही मुझे सारा दिन जलाती रहती है, ऐसे तो मैं जलकर कोयला बन जाऊंगी। पंक्ति भी होश में आ गई थी और रिपोर्ट से कंफर्म हो गया था कि पंक्ति प्रेग्नेंट है। पंक्ति झट से बोली, तो ऐसा है जेठानी जी, पहले सिर्फ आप प्रेग्नेंट थी इसलिए पूरा घर सिर्फ आपको पैम्पर करता था, लेकिन अब मैं भी प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे भी आपकी तरह पैम्पर किया जाएगा। और खबरदार अगर आपने बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो, क्योंकि फिर मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप रूठ कर अपने मायके भाग जाती हैं। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, देखो देखो ये कैसे मुझे सुना रही है, कोई इसे कुछ कह नहीं रहा, सब लोग बस मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। इसका मतलब तो यही है ना कि आप लोग मुझे प्यार ही नहीं करते। और आप जान, आप तो बिल्कुल चुप हो, आपने एक बार भी इसे रोका नहीं। जाइए, अब मुझे सच में आपसे बात नहीं करनी, मैं चली अपने मायके। ये बोलकर वो बाहर की तरफ बढ़ गई। सब लोग उसे जाते हुए देख रहे थे। पंखुड़ी दरवाजे तक पहुंच गई थी, लेकिन जब किसी ने उसे रोका नहीं तो उसने पलट कर पीछे की तरफ देखा और बोली, आप लोग मुझे रोक क्यों नहीं रहे हो? सब लोगों ने इधर उधर अपनी नजरें घुमानी शुरू कर दी। प्रांस भी उसे देख नहीं रहा था। पंखुड़ी मायूसी से बोली, क्या आप लोग मुझे सच में नहीं रोकोगे? क्या मैं सच में अपने मायके जाऊं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा? सब लोग उसकी बात सुन रहे थे, लेकिन अभी भी कोई उसे रोक नहीं रहा था। पंखुड़ी अब नमी भरी आंखों से बोली, तो ठीक है, मैं सच्ची जा रही हूँ। अब अगर आप लोग मुझे वहां पर लेने भी आएंगे तो मैं नहीं आऊंगी। आप लोग बहुत गंदे हो, सच में मुझ पर अत्याचार करते हो। ये बोलकर वो बाहर की तरफ आई। वो गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गई, लेकिन रास्ते में ही उसे अफसोस होने लगा। उसका मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त वो राणा मेंशन वापस चली जाए, लेकिन जाए तो जाए किस मुंह से? ये सोचकर वो ड्राइवर को वापस चलने के लिए भी नहीं बोल पा रही थी। तकरीबन 20 मिनट बाद वो ग्रोवर मेंशन पहुंच गई थी। जैसे ही बाहर गाड़ी रुकी, ज्योत्सना और श्वेता जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई थी। तभी ज्योत्सना ने जल्दी से उस मुस्कुराहट को कंट्रोल किया और बोली, अरे मॉम, हमें मुस्कुराना नहीं है, हमें खुश नहीं होना है, हमें ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे पंखुड़ी दी के आने से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। श्वेता जी अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोली, अपनी बेटी से प्यार ही इतना करती हूँ कि ये सब तो मैं भूल ही गई, पर अब मैं नहीं हंसूंगी। तुम बस अपनी बुक पर ध्यान दो और मैं भी अपने फ़ोन पर ध्यान देती हूँ। ये बोलकर उन्होंने अपना फ़ोन अनलॉक किया और यूं ही स्क्रीन स्क्रॉल करने लगी। वहीं पंखुड़ी हैरान थी कि गाड़ी की आवाज़ सुनकर भी कोई बाहर क्यों नहीं आया। कम से कम श्वेता जी तो बाहर आती। अब वो धीमे धीमे कदमों से अंदर आई और अपनी नज़र सीधा उन दोनों पर ही गई। मिस्टर ग्रोवर फिलहाल वहां पर नहीं थे। पंखुड़ी आगे की तरफ आई और श्वेता जी की तरफ देखते हुए बोली, मॉम। श्वेता जी ने एक पल के लिए उसे इग्नोर किया, जैसे उन्होंने पंखुड़ी की आवाज़ सुनी नहीं। पंखुड़ी का चेहरा और भी ज़्यादा मायूस हो गया। वो एक बार फिर से बोली, ज्योत्सना। लेकिन ज्योत्सना ने भी उसकी आवाज़ को पूरी तरह से इग्नोर किया। पंखुड़ी का दिल अब रोने को कर रहा था। वो एक बार फिर से बोली, मॉम, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? जैसे ही उसने कहा, श्वेता जी ने अब हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, अरे पंखुड़ी, तुम यहाँ, तुम कब आई? ये बोलकर उन्हें अपनी जगह से उठना चाहिए था, लेकिन वो यूं ही अपनी जगह पर बैठी थी। पंखुड़ी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था, ये सोचकर कि वो उसे गले लगाएंगी।
लेकिन जब वो ही उसके पास नहीं आई तो उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। वो मायूसी से बोली, मैं सबसे नाराज होकर आई हूँ मॉम, श्वेता जी मुंह बनाते हुए बोली। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हारी नाराजगी दूर हो जाएगी तब तुम चली जाना। अब जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। पंखुड़ी झट से बोली, लेकिन मुझे भूख लगी है मॉम। श्वेता जी ने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा और बोली, लेकिन अभी तो लंच नहीं बना है। अभी तो लंच की प्रिपरेशन होगी पंखुड़ी, जब लंच बन जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। पंखुड़ी हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। अगर वो रात को 3 बजे भी कह दे कि उसे भूख लगी है तो श्वेता जी 5 मिनट ना लगाए उसे खाना बनाकर खिलाने में। और यहाँ दिन के 1 बजे भी वो पंखुड़ी को खाना नहीं खिला पा रही थी। तभी ज्योत्सना ने भी हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोली, मैं आपके साथ ऊपर चलती दी, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, मुझे अपनी एक फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर जाना है तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। आप अच्छे से रेस्ट कीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, गुड बाय। ये बोलकर वो बाहर की तरफ आ गई। पंखुड़ी की आंखों से आंसू बाहर आने को हो रहे थे। अगले ही पल वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सीधा अपने रूम में चली गई। कोई उससे प्यार से बात ही नहीं कर रहा था। सब लोग पहले तो उसे इतना प्यार करते थे, लेकिन अब अचानक से सबका प्यार गायब हो गया। फिलहाल उसके दिमाग में बस यही सवाल चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन सब लोग अपने अपने रूम में थे और कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ना कोई तो बवाल होने वाला है। आश्रय और पंक्ति भी अपने रूम में थे। आश्रय अपने फ़ोन पर कुछ देख रहा था। तभी पंक्ति उसकी तरफ देखते हुए बोली, पंखुड़ी भाभी को कितना अच्छा लगेगा ना। आश्रय झट से बोला, उनको अच्छा तो लगेगा, लेकिन फिलहाल जो उन्हें बुरा लग रहा होगा उसका क्या। पंक्ति कुछ सोचते हुए बोली, मैं एक काम करती हूँ, ज्योत्सना को कॉल करती हूँ। ये बोलकर उसने तुरंत ज्योत्सना को कॉल लगा दिया था। वहीं ज्योत्सना पंखुड़ी के रूम के बाहर ही खड़ी थी और दरवाजे से झांकते हुए अंदर की तरफ देख रही थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी क्योंकि पंखुड़ी आराम से सो रही थी। जैसे ही ज्योत्सना का फोन बजा, पंक्ति का कॉल आता हुआ देख उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से पंक्ति की घबराई हुई सी आवाज आई, सब कुछ ठीक तो है ना ज्योत्सना? पंखुड़ी भाभी रो तो नहीं रही, वो उदास तो नहीं है? ज्योत्सना हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ऐसा कुछ नहीं है पंक्ति भाभी, सब कुछ ठीक है। पहले तो दी मायूस थी, लेकिन जब वो रूम में आई तो शायद उन्हें नींद आ गई, इसलिए अब वो आराम से सो रही हैं। आप सब लोग अच्छे से उनके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। पंक्ति ने राहत की एक सांस ली और बोली, तुम उनका ख्याल रखना। हाँ, अगर उनका मूड ज़्यादा खराब हो तो सिर्फ तुम उनसे बात कर लेना, ज़रूरी तो नहीं सब लोग उन्हें मायूस कर दें। तभी आश्रय ने फ़ोन लिया और बोला, नहीं ज्योत्सना, तुम पंखुड़ी भाभी को उदास ही रहने। अभी वो बोल ही रहा था कि सामने से ज्योत्सना ने उसका कॉल होल्ड पर रख दिया, क्योंकि ज्योत्सना के फ़ोन पर प्रलय का कॉल आ रहा था। प्रलय उससे बात करते हुए बोला, अभी इसी वक्त मेरी वीडियो कॉल अटेंड करो, मुझे देखना है कि पंखुड़ी कहीं रो तो नहीं रही। ज्योत्सना उसे समझाते हुए बोली, नहीं अंकल, पंखुड़ी दी नहीं रो रही हैं, बल्कि वो सो रही हैं। सोने की बात सुनकर अब सृष्टि ने फ़ोन लिया और बोली, क्या वो सो रही है? लेकिन अभी कुछ घंटे पहले ही तो वो उठी थी। इतना उदास हो गई मेरी बच्ची कि दिन में भी सो गई, जबकि वो तो दिन में सोती ही नहीं थी। रागिनी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस औरत को प्रॉब्लम क्या है। वो दिन में सोए तो प्रॉब्लम, ना सोए तो प्रॉब्लम। ये बोलकर अब उसने सृष्टि के हाथ से फ़ोन लिया और बोली, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम ना उसका माथा वगैरह चेक करके देख लेना। कई बार वो दिन में सो जाए तो उसे हल्का बुखार आ जाता है, तुम उसका ध्यान रखना। हाँ ज्योत्सना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एक बार फिर से कॉल होल्ड होने की आवाज़ आई और इस बार ज्योत्सना के फ़ोन पर प्रांस का कॉल था। प्रांस बड़ी ही फिक्र भरी आवाज़ में बोला, वो रो रही है क्या? ज्योत्सना हल्का सा मुस्कुराई और बोली, उनका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो फिक्र इस बात की है कि कहीं आप सब लोग रोना ना शुरू कर दो जीजू। अभी उन्हें यहाँ पर आए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ और आप लोगों के कॉल पर कॉल आ रहे हैं, और यहाँ मेरी पंखुड़ी दी आराम से सोई हुई हैं। उसके सोने की बात सुनकर फ्रांस ने राहत की सांस ली और बोला, क्योंकि सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। सामने से ज्योत्सना तुरंत बोली, और सबसे ज़्यादा आप। उसकी बात पर फ्रांस ने अपना लोअर लिप हल्का सा दबा लिया था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। शाम के लगभग से 4 बजे ग्रोवर मेंशन। पंखुड़ी की आंखें खुली और वो बिस्तर पर उठकर बैठी। अगले ही पल उसकी नज़र अपने रूम पर गई।
एक पल के लिए तो वो भूल ही गई थी कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। उसे अपना ही रूम अजीब लग रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोली, ये हमारे रूम को क्या हुआ? और फिर तभी उसे याद आया कि वो राणा मेंशन में नहीं बल्कि ग्रोवर मेंशन में है। और फिर उसे सब कुछ याद आ गया। कैसे वो राणा मेंशन से रूठ कर यहाँ पर आई और किसी ने उसे रोका तक नहीं। इनफैक्ट उसके घर आने के बाद भी किसी ने उससे ढंग से बात तक नहीं की। उसने तो अपनी मॉम से ये भी कहा कि उसका खाना खाने का मन है, लेकिन उसकी मॉम ने उसके लिए वो भी नहीं बना कर दिया। वो अब खुद से ही बोली, शायद दिन में मॉम का मूड ठीक नहीं होगा या फिर मेरा ही मूड कुछ ज़्यादा खराब होगा जो मैं उन्हें इस तरह से मिसअंडरस्टैंड कर रही हूँ। मेरी मॉम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अगर मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई प्यार करता है तो वो मॉम ही तो है। नहीं नहीं, मॉम नहीं, वो तो मेरे खड़ूस राणा है, मेरा खट्टा नींबू। लेकिन पता नहीं उनके प्यार को क्या हो गया। शायद उनका सारा रस निचुड़ गया, अब उनके अंदर रस ही नहीं बचा। पता नहीं मेरे खट्टे नींबू को किसकी नज़र लग गई। पर कोई बात नहीं, पहले मैं मॉम के पास जाती हूँ, उनके हाथों से बना हुआ टेस्टी खाना खाऊंगी और फिर अपने खट्टे नींबू को कॉल करूंगी कि वो मुझे यहाँ से आकर लेकर जाएं। मुझे नहीं रहना उनके बिना, और दिन में जो कुछ था वो सब कुछ भूल जाएं। और बाकी सबको भी यही कहूंगी, मैं तो सबकी प्यारी पंखू हूँ ना, तो सब लोग मेरे बिना कैसे रह सकते हैं। ये बोलते हुए वो अपना सिर हिला रही थी। अब वो बिस्तर से नीचे उतरी और फिर वॉशरूम की तरफ चली गई। तकरीबन 5 मिनट बाद वो फ्रेश होकर नीचे आई। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसकी नज़रें उसकी मॉम और ज्योत्सना को ढूंढ रही थी। अभी तक शाम नहीं हुई थी तो मिस्टर ग्रोवर तो वहाँ पर नहीं होने वाले थे। तभी उसकी नज़र वहाँ पर खड़ी सर्वेंट पर गई जो रात के खाने की तैयारी कर रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मॉम कहाँ हैं? वो सर्वेंट हल्का सा मुस्कुराकर बोली, वो तो मॉल गई हैं ज्योत्सना दीदी के साथ घूमने। थोड़ी देर पहले ही ज्योत्सना दीदी आई थी और उन्हें अपने साथ लेकर चली गईं। मैंने तो कहा था कि वो लोग आपको उठा दें, आपको भी अपने साथ लेकर जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको मॉल जाने की क्या ज़रूरत है। उनकी बात सुनकर मुझे तो झटका लगा। भला कोई ऐसे करता है क्या? लेकिन अब मैं क्या ही कह सकती हूँ। उस सर्वेंट की बात सुनकर पंखुड़ी की आंखों में लगभग से आंसू आ गए थे। भला वो लोग ऐसे कैसे उसे छोड़कर जा सकते हैं। वो खुद से बोली, एक बार आप वापस आइए मॉम, उसके बाद तो मैं आपसे बात करूंगी। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? देखना, इस बार मैं अपने ससुराल जाऊंगी ना तो मायके वापस आऊंगी ही नहीं। क्या करूंगी यहाँ पर आकर, जब यहाँ पर कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी। वो तुरंत बोली, कहीं वो तो मुझे लेने नहीं आए? हो भी सकता है, अब तक तो वहां पर सब उदास हो गए होंगे तो वो मुझे खुद ब खुद लेने आ गए। ये बोलकर वो अब अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो गई थी। तभी मिसेस ग्रोवर और ज्योत्सना अंदर की तरफ आए। उनके हाथों में काफी सारे बैग थे और पीछे ड्राइवर भी बैग उठाकर ही आ रहा था। पंखुड़ी का चेहरा थोड़ा मायूस हो गया था, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराई और बोली, आप शॉपिंग करने गई थी मॉम? मिसेस ग्रोवर ने सोफे पर बैठते हुए एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ, और बहुत सारी शॉपिंग की। जैसे ही वो बैग देखने को हुई, ज्योत्सना बोली, आपके लिए मॉम ने कुछ नहीं लिया है, मेरे लिए लिया है। मेरा बर्थडे आने वाला है ना। जैसे ही पंखुड़ी ने ज्योत्सना की बात सुनी, उसका चेहरा उतर गया था। उसे लगा था कि श्वेता जी उसके लिए शॉपिंग करके आई होंगी, क्योंकि ज्योत्सना का बर्थडे तो अभी बहुत बाद में था। अभी तो उसके बर्थडे में लगभग से 15-20 दिन पड़े थे, लेकिन पंखुड़ी का बर्थडे तो कल ही था। लेकिन अब ये सुनकर कि उन्होंने सारी शॉपिंग ज्योत्सना के लिए की है, उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया था। उसका दिल मायूस हो गया था। पंखुड़ी श्वेता जी की तरफ देखते हुए बोली, मॉम, आपने मेरे लिए शॉपिंग क्यों नहीं की? श्वेता जी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो सामने से ही ये सवाल कर लेगी। वो तुरंत बोली, एक्चुअली वो क्या है ना पंखुड़ी। इसके आगे वो कुछ कहती, तभी ज्योत्सना पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, अब आपके लिए मॉम शॉपिंग क्यों करेंगी दी? अब आपके लिए शॉपिंग या तो आपके पति को करनी चाहिए या फिर आपकी सासू माँ को, या फिर आपको खुद ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप तो राणा मेंशन की बहू हैं। आपके पास कोई कमी थोड़ी ना है, आप तो जो चाहे वो ले सकती हैं। ऐसे में मॉम आपके लिए क्यों परेशान होंगी? उसकी बात सुनकर पंखुड़ी झट से बोली, बात परेशान होने की नहीं है ज्योत्सना, पहले भी तो आप लोग मुझे इतना सब कुछ देते थे, मैंने तो कभी किसी चीज़ की कोई डिमांड की ही नहीं।
मॉम हमेशा मुझे खुद से दिलाती थी, बल्कि वो तुम्हारे लिए चीज़ें कम लाती थी और मेरे लिए ज़्यादा लाती थी। लेकिन आज वो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सासू माँ और वो मुझे कुछ ना दिलाएं, लेकिन मॉम को भी तो मुझे कुछ ना कुछ देना चाहिए ना। मैं उनकी बेटी हूँ, बेशक से मेरी शादी हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझे कोई गिफ्ट नहीं देंगी। श्वेता जी अब थोड़ा हैरान होते हुए बोली, गिफ्ट? गिफ्ट किस लिए दूंगी? अगर वैसे तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो तुम मुझे बता दो, ये गिफ्ट का पंगा अब मुझसे नहीं होगा। मेरा पहले ही बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है और अब मुझसे कोई और आर्गूमेंट भी नहीं होगी, इसलिए मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। जब खाना लग जाए तो मुझे बता देना, और तुम भी खाना खा लेना पंखुड़ी, कहीं भूखे पेट मत सो जाना। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, मैंने सैंडविच और चाय ले ली है। श्वेता जी सोफे से उठते हुए बोली, तो फिर ठीक है, अगर तुम्हारा डिनर करने का मन हो तो तुम कर लेना। मैं तो अपने रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। ये बोलकर वो अपने रूम में चली गई और उनके पीछे पीछे ज्योत्सना भी अपने बैग्स लेकर अपने रूम में चली गई। पंखुड़ी बस उनकी तरफ देखती रह गई। श्वेता जी की बात उसके कानों में घुस रही थी। अगर तुम्हारा डिनर करने का मन हो तो तुम कर लेना, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं होता था। अगर वो कभी डिनर के लिए मना कर दे तो श्वेता जी उसके पीछे पड़ जाती थी, और जब वो डिनर ना कर ले तब तक उसे सोने नहीं देती थी। और आज उन्होंने बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। वो अब रोते हुए बोली, आप वो मॉम नहीं हो, मॉम जो आप पहले थी, अब आप पूरी बदल गई हो। क्या शादी के बाद लड़कियों की मॉम बदल जाती हैं? मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे मेरे घर जाना है। वहाँ सासू माँ आपकी तरह बिल्कुल नहीं बदलती, मैं सासू माँ को फ़ोन करती हूँ। ये बोलकर उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और सृष्टि को कॉल लगा दिया। लेकिन सृष्टि के फ़ोन पर पूरी बेल गई, लेकिन सामने से सृष्टि ने कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। पंखुड़ी अपने फ़ोन की तरफ देखे जा रही थी। उसका दिल इस वक्त ज़ोरों से धक धक कर रहा था, ये सोचकर कि सृष्टि उसका कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही। वहीं सृष्टि गुस्से से मुंह बनाते हुए रागिनी की तरफ देख रही थी। पंक्ति भी धीमी सी आवाज़ में बोली, सासू माँ आप एक काम कीजिए, फ़ोन उठा लीजिए, पता नहीं पंखुड़ी भाभी को क्या कहना होगा। अगर उनका वहाँ पर मन नहीं लग रहा होगा तो। नहीं नहीं, अब हम उनका कॉल इग्नोर नहीं कर सकते, आप प्लीज़ उनका कॉल रिसीव कर लीजिए ना। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ धीरे हो गई थी, क्योंकि रागिनी उसे घूर जो रही थी। रागिनी ने अब अपना माथा पीट लिया और बोली, तुम दोनों सास बहू का कुछ नहीं हो सकता। अरे हमने पंखुड़ी को भेजा ही वहाँ पर इसलिए है कि उसका मन ना लगे, तभी तो सरप्राइज़ का ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर तुम लोग उसको कॉल करोगी, उससे बात करोगी, उसका कॉल रिसीव करोगी, तो वो तो तुम्हें कह देगी कि हाँ हम लोग उसे लेने के लिए आ जाएं। अब तक तो ज्योत्सना और श्वेता जी ने भी अपना काम कर दिया होगा, अब तुम प्लीज़ बना बनाया खेल बिगाड़ो मत। ये कॉल बस इग्नोर करो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। ये बोलकर अब उसने सृष्टि के हाथों से फ़ोन लिया और अब उस पर एक मैसेज टाइप करने लगी। वहीं पंखुड़ी सोच रही थी कि अब वो दोबारा सृष्टि को कॉल करे या ना करे। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया, मैं बिज़ी हूँ, अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, जब टाइम मिलेगा तो कॉल कर लूँगी। वो मैसेज पढ़कर तो पंखुड़ी का दिल जैसे रोने को हो रहा था। वो अब खुद से बोली, क्या आप भी बदल गई सासू माँ? सब लोग बदल गए, बस मैं ही बेवकूफ़ों की तरह लगी हुई थी सबके पास जाने में। अब तो मुझे ऐसा लगता है मेरी यहाँ पर किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। अब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम में आ गई। वहीं दूसरी तरफ श्वेता जी अपने रूम में थी और उनकी आंखों में आंसू थे। ज्योत्सना उनके सामने खड़ी थी। वो उनके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, प्लीज़ चुप हो जाइए मॉम, आप तो ऐसे रो रही हो जैसे आपने हमेशा के लिए पंखुड़ी दी की केयर करना छोड़ दिया हो। अरे सिर्फ कुछ घंटों की तो बात है, कुछ घंटे बाद जब उन्हें सरप्राइज़ मिलेगा ना तो देखना वो ये सब कुछ यूं भूल जाएंगे। ये बोलते हुए उसने चुटकी बजाई। श्वेता जी रोते हुए बोली, तुमने मेरी बच्ची का चेहरा नहीं देखा था क्या? बेचारी कितनी मायूस हो गई थी। मैंने कभी उसका कोई बर्थडे ऐसे नहीं जाने दिया जब मैंने उसके लिए शॉपिंग ना की हो। उसे गिफ्ट देने के लिए मुझे बर्थडे की ज़रूरत होती ही नहीं थी, और सच ही तो कहा उसने कि कभी उसने कोई डिमांड की ही नहीं। हम लोगों ने हमेशा उस पर इतना प्यार लुटाया है और आज वो हम लोगों के प्यार के लिए तड़प रही है। हम उसके साथ गलत कर रहे हैं। पता नहीं ये 2-3 घंटे कब बीतेंगे, कब मेरी बच्ची को ये सरप्राइज़ मिलेगा और ये सब कुछ खत्म होगा।
मैं उसे यूँ नहीं देख सकती। मन तो कर रहा है उसके पास जाऊँ और उसे अपने सीने से लगा लूँ, उसे अपने हाथों से खिलाऊँ, उसे बताऊँ कि मैंने उसके लिए क्या-क्या शॉपिंग की है। पगली जब अपने गिफ्ट देखेगी ना तो कितना खुश होगी। ज्योत्सना मुस्कुराते हुए बोली, सीरियसली मॉम, इतना प्यार आप मुझसे नहीं करती जितना आप पंखुड़ी दी को करती हो। लेकिन इट्स ओके, मैं एडजस्ट कर लूँगी। श्वेता जी तुरंत बोली, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती ज्योत्सना, तुम भी मेरी बच्ची हो, लेकिन पंखुड़ी मेरे लिए अलग है। वो बहुत सॉफ्ट है, तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारी तरह दिमाग नहीं चलता उसका कि इधर उधर की बातें बोलकर अपनी शॉपिंग लिस्ट थमा दे। उसे तो खुद से ही सब कुछ देना पड़ता है। मैंने पहली बार माँ बनने का एहसास उससे ही तो पाया था, उन एहसासों को कैसे ही भूल जाऊं। उसकी जगह मेरी जिंदगी में बहुत अलग है और तुम बेशक से बुरा मान जाओ, लेकिन हाँ, प्यार तो मैं पंखुड़ी से ज़्यादा करती हूँ। ज्योत्सना तुरंत बोली, बुरा मानना तो चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना, मैं एडजस्ट कर लूँगी। बस आप रोना बंद कीजिए, वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी कि मुझे संभालना किसे है, आपको या पंखुड़ी दी को। और ऊपर से उनके ससुराल वालों के फ़ोन तो मेरे पास इतने आ रहे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सुबह से लेकर अब तक कम से कम 100 कॉल आ गई होगी। उसकी बात सुनकर श्वेता जी अब हंसने लगी थी और सोच रही थी कि वहां पर सबका क्या हाल हो रहा होगा। सृष्टि ने कैसे ही खुद को रोका होगा पंखुड़ी को कॉल करने से, क्योंकि अब तो जितना प्यार श्वेता जी पंखुड़ी से करती थी उतना ही प्यार सृष्टि को भी पंखुड़ी से करती है। और खुद प्रांस का क्या ही हाल हो रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रांस इस वक्त पंखुड़ी के लिए केक रेडी करवा रहा था, तभी उसके फ़ोन पर किसी को कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से जो कहा गया उसे सुनकर उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलक रही थी। वो तुरंत बोला, इट्स ओके, मैं संभाल लूँगा। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन में सब लोग हॉल में इकट्ठा होने लगे थे। सब पूरी तरह से रेडी हो चुके थे और सब ने ही अलग अलग केक ऑर्डर कर दिया था। और जब इतने सारे केक वहाँ पर इकट्ठे हुए तो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सृष्टि झट से बोली, अरे मुझे क्या पता था कि आप सब लोग भी केक मंगाओगे। प्रलय तुरंत बोला, ऑब्वियसली बात है यूनिवर्स, अपनी बहू रानी के लिए मैं केक तो मंगा लूँगा ना। सृष्टि झट से बोली, लेकिन ये बात आपने मुझे तो नहीं बताई ना। वहीं आश्रय और पंक्ति भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। रागिनी मुंह बनाते हुए बोली, मुझे लगा आप सब लोग रोने धोने में बिजी हैं तो केक भूल जाएंगे, इसलिए मैंने अलग से केक ऑर्डर कर दिया। अब इतने सारे केक का क्या करें? आश्रय कुछ सोचते हुए बोला, जिसके लिए मंगवाए हैं उसके पास लेकर चलते हैं ना। वैसे भी पंखुड़ी भाभी को केक बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो सारे ही खा जाएंगे। सृष्टि तुरंत बोली, हाँ, उसे केक तो बहुत ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा उसे स्ट्रॉबेरी केक पसंद है जो मैंने मंगवाया है। तुम सबका तो उसका फेवरेट फ्लेवर भी नहीं पता। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अलग ही गुरूर झलक रहा था। प्रलय का मुंह बन गया क्योंकि उसने सृष्टि से कुछ दिन पहले ही पंखुड़ी का फेवरेट फ्लेवर पूछा था, लेकिन सृष्टि ने उसे वनीला बताया था। मतलब वो यहाँ गेम खेल गई और अब सृष्टि प्रलय की नज़रों से बच रही थी। ग्रोवर मेंशन सब लोग इस वक्त हॉल में खड़े थे। ऑलमोस्ट सबके हाथों में अपना अपना केक था। सब लोग अपना अलग से केक लेकर आए थे और हर कोई यही सोच रहा था कि पंखुड़ी को उसका केक सबसे ज़्यादा पसंद आए। और फिलहाल सबकी नज़र सामने वॉल क्लॉक पर थी जहाँ पर 12 बजने वाले थे। लेकिन बीच बीच में सब लोग दरवाजे की तरफ भी देख रहे थे क्योंकि अभी तक प्रांस वहाँ पर नहीं आया था। बिना प्रांस के सब लोग ऊपर कैसे जा सकते थे? लेकिन अगर प्रांस ना आए तो सब लोग वहाँ पर भी कैसे रुक सकते थे? क्योंकि पंखुड़ी का बर्थडे तो सबको सेलिब्रेट करना था, उसे सरप्राइज तो सबको देना था। और वैसे भी सबको नॉर्मल उससे बात किए पूरा दिन हो गया था और अब इससे ज़्यादा इंतज़ार वो लोग नहीं कर सकते थे। और जैसे ही 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट रह गया, सृष्टि तुरंत बोली, वैसे तो मैं प्रांस का इंतज़ार कर लेती, लेकिन पंखुड़ी को इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं होगी। असली मज़ा तो 12 बजे ही आता है ना, 12 बजे के बाद क्या ही मज़ा आएगा। इसलिए मैं तो ऊपर चलती हूँ, आप लोग देख लेना। अगर आपको इंतज़ार करना है तो ठीक है, वरना आपकी मर्ज़ी। ये बोलकर उसने तुरंत अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा लिए थे। प्रलय झट से बोला, पहले तो उसके फ्लेवर का केक खुद से परचेज किया, मुझे गलत फ्लेवर बता दिया और अब भी सारे नंबर अपना बनवाने हैं। मुझे मेरी बहू रानी की नज़रों में फ्लॉप करना चाहती हो तुम, लेकिन मैं ऐसे फ्लॉप नहीं होने वाला। ये बोलकर वो भी तुरंत सीढ़ियाँ चढ़ने लगा।
उसके पीछे पीछे अब बाकी सब लोगों ने भी एक दूसरे की तरफ देखा और सब ने तेजी से कदम पंखुड़ी के रूम की तरफ बढ़ा दिए। कोई भी देरी नहीं करना चाहता था और अब सब लोग ऑलमोस्ट पंखुड़ी के रूम के बाहर ही आ गए थे। तभी सृष्टि ने रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ आते हुए जोरों से चिल्लाकर बोली, हैप्पी बर्थडे पंखुड़ी। ये बोलते हुए उसने लाइट ऑन कर दी थी और अगले ही पल आश्रय ने जल्दी से केक साइड में रखा और पार्टी पॉपर्स ऑन किए जो उसने अपने हाथों में दबा रखे थे। प्रलय भी पार्टी पॉपर्स चला रहा था, लेकिन लाइट ऑन होने के बाद अब उनकी नज़रें बिस्तर पर थी जहाँ से पंखुड़ी गायब थी। वहाँ बिस्तर तो अच्छे से लगा हुआ था, लेकिन पंखुड़ी ना तो बिस्तर पर कहीं थी और ना ही पूरे रूम में। सृष्टि ने पलटकर पीछे सबकी तरफ देखा, सबके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे। सृष्टि वॉशरूम की तरफ देखते हुए बोली, तुम वॉशरूम में हो क्या पंखुड़ी? लेकिन वॉशरूम की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। अब सृष्टि ने मिसेस ग्रोवर की तरफ देखा और बोली, आपको पता है क्या श्वेता जी, पंखुड़ी कहाँ है? वो रूम में क्यों नहीं है? इतनी रात को वो कहाँ गई? श्वेता जी ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया और मायूसी से बोली, मुझे नहीं पता सृष्टि जी, थोड़ी देर पहले तो वो अपने रूम में सोने के लिए आई थी मेरी बच्ची। अगर अपने रूम में नहीं है तो कहाँ कहाँ गई? कहीं वो घर से बाहर तो नहीं चली गई? लेकिन किसके साथ? प्रांस के साथ या फिर अकेले ही? आप प्लीज़ प्रांस को फ़ोन कीजिए और उससे पूछिए ना, मुझे वैसे ही बहुत बेचैनी हो रही थी। पता नहीं मेरी बच्ची ठीक होगी या नहीं। सृष्टि ने तुरंत केक नीचे रखा और बोली, आप फिक्र मत कीजिए श्वेता जी, पंखुड़ी ठीक होगी। मैं अभी प्रांस को कॉल करती हूँ। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आखिर पंखुड़ी गई कहाँ अपने रूम में से? क्या प्रांस अपनी रोज़ पीटल को चुपके से बर्थडे मनाने के लिए उड़ा ले गया सबके बीच में से, या फिर पंखुड़ी ने कोई बेवकूफ़ी किया है? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।